हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर से कोरोना बढ़ रहा है तो आप लोग घर पर ही रहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट वैसे भी सारा बंद कर दिया जा चुका गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप लोग भी सेफ रहिए। कोरोना का सेकंड वेव पहले वेव से ज़्यादा डेंजरस है, तो ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना है, घर पे ही रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आपको जो भी फिजिक्स में जो भी दिक्कत होगा मैं यहाँ पर आपको हेल्प करूँगा। फिजिक्स का आपको सारा लेक्चर यहाँ पर दूंगा। अभी ये एक चैप्टर खत्म होने दीजिए, एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। उसके बाद जो लोग चाहेंगे आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस वो भी यहाँ पे मैं आपको सोल्व करूंगा। नीट के क्वेश्चन चाहिए तो नीट के क्वेश्चंस भी सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में यहाँ पर सोल्व करके वीडियो अपलोड करूंगा। तो पीछे के लेक्चर आप लोग देखिए, आप बताइए कैसा लगा मेरा लेक्चर। कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। यदि कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को फिर से समझाने का ट्राई करूंगा। आप फीडबैक दीजिए, फीडबैक से ही मेरे में भी इम्प्रूवमेंट होगा कि और आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस टॉपिक पे आपको दिक्कत है, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कुछ और स्पेशल चाहिए आपको, तो वो भी कमेंट कीजिए। मैं उस पर लेक्चर लूंगा। कुछ मटेरियल्स और एक्स्ट्रा चाहिए आप लोगों को तो वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो पीछे के सारे लेक्चर देख लिए होंगे आप लोग, ऐसा उम्मीद करता हूँ, तभी ये हमारा आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो पीछे के लेक्चर सब लोग देख लीजिएगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसी को फोर्स ऑफ लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि कोई चार्ज क्यू है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। या मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ई यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। मीन्स जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता जाता है। क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, ये आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब देखिए, ये भी बताया था आपको, जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हमारा निगेटिव चार्ज रहता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स टू निगेटिव चार्ज रहता है। मतलब इसके कारण रेडियली आउटवर्ड रहता है, इसके कारण निगेटिव चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, रेडियली इनवर्ड रहता है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, न्यूमेरिकली, मतलब फॉर्मूला से पता चला कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते हैं तो डिक्रीज करता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हमारा रेडियली आउटवर्ड रहता है, और निगेटिव चार्ज रहता है तो हमारा रेडियली इनवर्ड रहता है। ये तो फॉर्मूला से पता चला है। अब फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको पिक्टोरियल व्यू में बताया कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरियल व्यू में। तो पिक्टोरियल व्यू में इस तरह से उन्होंने बताया कि कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू है, तो इससे हमारा उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, एरो के तरह में, डॉट डॉट एरो है जो है, ब्रोकन एरो के टर्म में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया। इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बोला कि जो जिधर हमारा एरो का डायरेक्शन होगा, एरो का जो डायरेक्शन होगा उधर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। एरो का डायरेक्शन होगा वो हमारा किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे जानेंगे, डायरेक्शन तो पता चल गया कि हमारा जिधर एरो का डायरेक्शन होगा उधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब उन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड के लिए, तो मैग्नीट्यूड उन्होंने बोला जितना लेंथ ऑफ, जहाँ पर लेंथ ऑफ एरो का ज़्यादा होगा वहाँ हमारा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मतलब लेंथ ऑफ एरो जो होगा, लेंथ ऑफ एरो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे तो अभी हमें इससे देखें फार्मूला से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा चार्ज के नजदीक रहेगा तो ज्यादा रहेगा, चार्ज से जब हम दूर रहते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। उसी देखिए, चार्ज के नजदीक हमारा एरो का लेंथ ज्यादा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाते जा रहा है हमारा लेंथ ऑफ एरो कम होता जा रहा है, यानी हमारा मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है। तो उन्होंने इससे रिप्रेजेंट किया, जो डायरेक्शन ऑफ जो एरो होगा वो डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेंथ ऑफ एरो होगा वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। मतलब जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें वहाँ ज्यादा रहेगा। यही इसका माइनस क्यों रहता है, तो इसको किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से होता है, क्योंकि रेडियली क्या होता है, इनवर्ड होता है।
ये होता है आपका निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बनता है, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है। तो जिधर की ओर एरो का डायरेक्शन होगा उधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और लेंथ ऑफ एरो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। मतलब जिस लेंथ ऑफ जिसका एरो का लेंथ ज्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहाँ इलेक्ट्रिक एरो कम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ये हमारा हो गया क्या, एरो के टर्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरो का यूज करके बनाया गया। अब क्या बोला उन्होंने कि नहीं, हम डिफरेंट डिफरेंट एरो नहीं बनाएंगे, हम एक ही एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एक ही एरो से उन्होंने बोला ए प्लस क्यू है, तो इससे उन्होंने बोला नहीं एक ही एरो से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक ही एरो से रिप्रेजेंट किया, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि हमारा जिधर एरो का डायरेक्शन होगा उसका उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जिधर एरो का डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेकिन अब हम मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए उन्होंने बोला कि हम डेंसिटी देखेंगे कि जहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और जहाँ डेंसिटी कम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास में है नजदीक में, और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ है, दूर दूर है, तो यहाँ पर डेंसिटी कम होगा। जहाँ पर फील्ड लाइंस दूर दूर है वहाँ डेंसिटी कम होगा, और यहाँ पर पास पास है तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही है, डायरेक्शन आपका दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या क्या डिसाइड करेगा, डिनोट करेगा, डेंसिटी ऑफ लाइंस। डेंसिटी ऑफ लाइंस यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, पास पास है ना, यहाँ पर नजदीक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पास होते हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर हो गए, तो यहाँ पर डेंसिटी कम हो गया, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप यदि निगेटिव का भी दिखाओगे तो इसी तरह से आपका ये रेडियली क्या होता है, इनवर्ड होता है। ये आपका निगेटिव चार्ज के कारण होता है। यहाँ पर देखिएगा पास में आपका फील्ड लाइंस क्या है, चार्ज के पास में फील्ड लाइंस क्या है, नजदीक में है, तो इसलिए डेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दूर दूर है, तो इस कारण से हमारा डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूर जाने पे हमारा डेंसिटी कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा कम हो रहा है, और पास आने पे आप देखिएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास में है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब ये निगेटिव चार्ज रहता है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है, आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है। और जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इसमें क्या होता है, हमारा रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक डिफिनीशन बताता हूँ। क्या होता है डेफिनेशन उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है, कौन रियल लाइन नहीं होता है, ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है इन द रीजन ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस में कोई भी इमेजिनरी लाइंस होता है, जब हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे तो पॉजिटिव चार्ज उसके अलॉन्ग मूव कर जाएगा, तो वही होता है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। जैसे हमारे पता नहीं है कोई भी हम एक पॉजिटिव चार्ज लाएं, इधर फील्ड है, तो जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज हमारा मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस होता है रीजन में। जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को उस रीजन में छोड़ देंगे तो हमारा जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा वही हमारा रीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। जैसे यदि हमारा ये पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर मूव करेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस साइड होगा। यदि हमारा पॉजिटिव चार्ज रख दिए वो इधर की ओर मूव किया तो हमारा फील्ड लाइंस किधर है, इधर की ओर है। यदि वो इधर की ओर मूव किया पॉजिटिव चार्ज तो हमारा किधर हो जाए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड में है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इमेजिनरी लाइंस होता है, जिसके अलॉन्ग कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, आई होप आपको ये डिफिनेशन समझ में आया होगा कि जिधर भी हमारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे हम इसको छोड़ दिया, एक पॉजिटिव चार्ज को हमने एक फ्री स्पेस में छोड़ दिया, हमको पता नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो ये जिधर की ओर मूव करने लगा उधर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ठीक है, जिधर की ओर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ये समझ गए आप। ठीक है, अब देखिए अब इसका प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैं प्रॉपर्टीज बताता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कहाँ करेगा, निगेटिव चार्ज पे करेगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू है, तो ये हमेशा यहाँ से निकलेगा और ओरिजिनेट करेगा और टर्मिनेट कहाँ करेगा, यहाँ पर आके करेगा। यहाँ से ओरिजिनेट करेगा और टर्मिनेट कहाँ करेगा, यहाँ से करेगा।
ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ चार्ज होता है, आपको बताया था ना, ये जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग चार्ज, दो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग चार्ज होता है। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है यहाँ से ओरिजिनेट करता है और टर्मिनेट कहाँ करता है, निगेटिव पे। यहाँ से ओरिजिनेट पॉजिटिव से और निकलेगा और टर्मिनेट कर देगा माइनस क्यू पे, ये हमेशा होता है। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता, मतलब ये यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है तो यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि फिर निगेटिव से इधर क्यों रहेगा, ये कभी नहीं होता है। ये यहाँ से ओरिजिनेट करेगा और यहाँ टर्मिनेट कर जाएगा, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से हमारा साउथ में जाता था हमारा मैग्नीट्यूड, और फिर अंदर में क्या हो जाता था, साउथ से नॉर्थ में आज ये ट्रेवल करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्लोज लूप बनाता था। जबकि इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा पॉजिटिव से हमेशा निगेटिव की ओर जाता है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, स्पेस में कभी ये टर्मिनेट नहीं करता, ये हमेशा जो है ये निगेटिव पर ही जाके टर्मिनेट होगा। पॉजिटिव है तो हमेशा स्पेस में इस तरह से इन्फिनिटी पे जाके इसका वैल्यू 0 होता है, नहीं तो ये कहीं भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं करता है। ये हमें या तो इन्फिनाइट पे जाके 0 हो जाएगा या फिर निगेटिव चार्ज पे जाकर के क्या हो जाएगा, टर्मिनेट करेगा, नहीं तो स्पेस में कहीं भी टर्मिनेट नहीं करता है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स आर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्टिव का मतलब कि यदि आप किसी भी एक चार्ज दो फ्रेंड्स है राम एंड श्याम, राम है, इसको फील्ड को पॉजिटिव चार्ज के कारण एक क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इसको चाहे तो इसको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, वहीं श्याम बोला कि नहीं हम इसको चार्ज से भी कर सकते हैं, मैं इसको चार्ज फील्ड लाइन से क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। तो वही होगा सब्जेक्टिव, मतलब आप कितने भी फील्ड लाइन से किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो डेंसिटी यहाँ पर होना चाहिए, डेंसिटी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का जो डेंसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी हमारा मैग्नीट्यूड को करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इसके कारण जो डेंसिटी हो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे आप कितना भी लाइन्स है, मतलब लाइन्स मतलब कैसे भी रिप्रेजेंट, कितना भी नंबर ऑफ लाइन्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जो डेंसिटी हो आपका, जो डेंसिटी हो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों के कारण चार्ज जब सेम है तो मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम रहेगा, तो इसीलिए डेंसिटी जो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव है, मतलब डेंसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए ये है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स फ्रॉम टू ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहेगा, नंबर ऑफ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब जिससे ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा उसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा रहेगा। यदि Q से यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो राम था वो 2 चार्ज ले रहा था, प्लस Q के लिए उसने कितना लिया था, 2 चार्ज से रिप्रेजेंट किया था, तो उसको 2Q है, 2Q को उसको कितना चार्ज से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, समझ गए। तो इस तरह से है, तो यदि ये Q का है, Q को आपको कितने से, 4 से करना पड़ेगा। जैसे देखिए राम ने किया था Q को, यदि सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो उसको 2Q को रिप्रेजेंट करना था, तो देखिए इससे मैग्नीट्यूड ज्यादा तो उसको कितना से करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। वहीं श्याम को देखिए उसने Q को 4 से किया था तो उसको 2Q को कितना से करना पड़ेगा रिप्रेजेंट, 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे कर रहा है। तो श्याम इसको कितना से करेगा, Q को उसने 4 से किया था तो 2Q को कितना से करेगा, 8 से करेगा। तो आप समझ गए कि किस तरह से इसको करना है, कि जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ठीक है, यदि ये देखिए इसमें Q है, इसमें 2Q है, यदि आपको सिर्फ सिंपल दिया रहता है, यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ, तो किसका चार्ज ज्यादा होता है, तो जहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रहेगा वो हमारा चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको मैं एक आगे एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए इस तरह से एक Q1 है, ठीक है, ये आपका Q2 है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग चार्ज है मतलब दोनों का सेंटर से सेंटर जो मिला था वो है,
वो तो आपको कूलम्ब्स लॉ में बताया था कि दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो हमेशा दोनों का सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करता है उसके क्रॉस ही लगता है। ये तो आपको कूलम्ब्स लॉ में बताया हुआ। देखिए अभी क्वेश्चन देखिए, क्या है, Q1 है Q2 है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरह से, ये आपका फिगर दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या निकालना Q1 बाई Q2 निकालना। आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं, A है 2 है, B है -2, C है 1/2, D है -1/2। इसको आप बनाइए। अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पीछे बताया आपको लास्ट स्लाइड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, ठीक है। तो मतलब जिससे हमारा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मॉड ऑफ Q1 अपॉन मॉड ऑफ Q2 बराबर क्या है। इसमें देखिए कितना चार्ज नंबर ऑफ लाइंस निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल रहा है, तो ये 8 हो जाएगा। इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 है, तो ये चार्ज है। तो मॉड ऑफ Q1 अपॉन Q2 क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए Q1 से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है और टर्मिनेट कहाँ कर रहा है, Q2 पे। तो आपको हम बताया था कि जहाँ से रेडियली देखिए आउटवर्ड भी आ रहा है या ओरिजिनेट कर रहा है, तो मतलब बाहर निकल रहा है, तो Q1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और देखिए Q2 पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, Q2 पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो Q2 पे टर्मिनेट कहाँ करता है, निगेटिव चार्ज पे करता है। Q2 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो इसको यदि आप 8 कूलम मानिएगा तो इसको कितना मानना पड़ेगा, -4 कूलम। तो कितना हो गया आंसर, -2। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है तो उसका किस पे डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो जिससे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा वहाँ उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा रहेगा। इसमें 4 है तो इसमें 4 ही रहेगा, इसमें 8 है तो ये इस पर ज्यादा होगा। तो 8/4 हो गया, इससे हमारा 2 निकल गया, Q1 अपॉन Q2। अब देख लिया हमने Q1 पॉजिटिव है क्योंकि इससे हमारा रेडियली आउटवर्ड है, इससे ऑरिजिनेट कर रहा है। Q2 निगेटिव है क्योंकि इस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो इसलिए Q1 पॉजिटिव हो गया, Q2 निगेटिव हो गया। तो Q1 अपॉन Q2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर बोलिएगा, ठीक है। अब आगे देखें, जो फील्ड लाइंस होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जैसे देखिए इस तरह से ए प्लस चार्ज है, ए माइनस चार्ज है, ठीक है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए चार्ज होता है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से हमारा क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ और एक आके यहाँ पे क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। यहाँ से ओरिजिनेट हुआ तो ये इसका सिमेट्रिक होगा। क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक होगा। फील्ड लाइन जो बोला वो सिमेट्रिक होता है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज होता है ना उसके सिमेट्रिक होता है, समझ गए। यदि यहाँ से निकलेगा इस तरह से, इस तरह करके आ रहा है, तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी बनेगा। दोनों क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। एक Q1 हो गया, मान लीजिए एक Q2 हो गया, ठीक है। अब एक आपको क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ रहेगा, एक Q1 है, ये आपका लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज है, एक Q2 है, ठीक है। ये यहाँ से निकला, ये ऐसे करके इस तरह से हुआ, इस तरह से। तो आप ये देखिए, ए वाला एंगल देखिए और ए वाला एंगल देखिए, तो आपको लग रहा है यहाँ से बाहर की ओर निकल रहा है, यहाँ से बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये एंगल अल्फा। और देखिए ये यहाँ से ऐसे करके टर्मिनेट कर रहा है, तो ये एंगल बीटा। तो आपको अल्फा ग्रेटर देन बीटा लग रहा है, देखिए अल्फा ग्रेटर देन बीटा तो लग रहा है। आपको यहाँ से पूछ रहा है Q1 और Q2 में कौन बड़ा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। Q1 और Q2 में कौन बड़ा है, तो देखिए अल्फा हमारा ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो यदि अल्फा ज्यादा बड़ा आ रहा है तो देखा जाए तो अल्फा ज्यादा बड़ा, जैसे एक कोई भी चार्ज है,
जैसे कि कोई भी चार्ज हमारा इस तरह से Q है, इससे यदि हमारा एंगल ज़्यादा मतलब एंगल ज़्यादा बना लीजिए, मान लीजिए अल्फा 90 मान लीजिए आप, और बीटा को क्या मान लीजिए 60 मान लीजिए, क्योंकि अल्फा ज़्यादा आपको इसमें ही देख रहा है, डायग्राम से ही देख ले, ये बाहर की ओर निकल रहा है तो अल्फा ज़्यादा, और यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है तो बीटा छोटा है। तो यदि अल्फा 90 मान रहे तो इससे कितना बनेगा 360 में 4 ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगा। कितना बनेगा 4 ही बनेगा, ठीक है। यदि बीटा 60 है, ये Q1 हो गया, और यदि Q2 को देखिए 60 है तो कितना बना लेगा ये कम से कम बनाएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 मतलब 6, इसमें आपका 6 बन जाएगा। 60 पर है तो आपका कितना बन जाएगा, इसमें 6 बन जाएगा। तो इसमें देखिए जब 60 है तो इसमें हमारा एंगल कम है, तो इसमें कितना बन सकता है आपका 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन रहा है। इसमें जब एंगल ज़्यादा है तो हमारा कितना बन रहा है 4 नंबर ऑफ क्या बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें 4 नंबर बन रहा है, इसमें 6 नंबर बन रहा है। तो यानी कि Q2 में हमारा ज़्यादा है डेंसिटी, तो Q2 में डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि Q2 का फिर मैग्नीट्यूड भी हमारा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हमारा Q2 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा Q1 के कंपेरिजन में। इसको किस तरह से देखें हम, यहाँ से एनालिसिस किया, अल्फा हमारा क्या है बड़ा है किससे, बीटा से, अल्फा बड़ा है बीटा से, तो उसका हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा। तो आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमारा इसमें 6 है, इसमें 4 यहाँ रहा, तो Q2 हमारा Q1 से क्या हो गया बड़ा हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। मतलब जितना ज्यादा, इसका मतलब ये हो गया कि फील्ड लाइंस यदि ज्यादा क्लोज है तो वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, यदि दूर दूर है तो वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड्स क्या होता है कम होता है। इसको इस डायग्राम से देखिए, ये दोनों सिमेट्रिक टाइप का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ठीक है। ए पॉइंट आपका ए है, ए बी है, ए आपका सी है। तो आपको पूछ रहा है ई ए ई बी और ई सी में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए आपको क्या यहाँ पर प्रॉपर्टीज बता रहा है कि डेंसिटी या रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब यदि कोई फील्ड लाइन जहाँ पर क्लोज होगा वहाँ पर आपका जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पर फील्ड लाइन दूर होगा वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड्स क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पर देखिए बी पॉइंट पे देखिए फील्ड लाइन्स दूर दूर है, यानी डेंसिटी कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा। यहाँ पर देखिए पास पास है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा ज़्यादा होगा। तो इस कारण से आप बोल सकते हैं ये हमेशा ग्रेटर देन ई बी होगा, ई सी भी हमारा ग्रेटर देन क्या होगा ई बी होगा। ये हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा फील्ड लाइन्स क्या है क्लोज में है, तो इसलिए हमारा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज़्यादा होगा। यहाँ पर फील्ड लाइन्स क्या है हमारा दूर दूर है, तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के लिए ए और सी के लिए लगभग लगभग दोनों सिमेट्रिक है, जितना पास ए है उतना ही पास ए भी है, तो इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा ये इक्वल टू ई सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फील्ड लाइन्स है लगभग लगभग दोनों का देखेगा तो सिमिलर टाइप का है, तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों क्या होगा, दोनों पॉइंट पे ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इक्वल होगा। अब अगला है द फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। जो फील्ड लाइन्स होते हैं ना हमेशा जो क्यू चार्ज होता है इसके सरफेस के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा इसके सरफेस के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा क्या होंगे परपेंडिकुलर होते हैं। इसका जो सरफेस होता है ना सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो चार्ज के सरफेस के हमेशा क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। माइनस क्यू का भी आप बनाना चाहे तो इस तरह से बना लीजिए, इसका जो भी सरफेस होगा इस सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा, ये सरफेस होगा सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। इस तरह का आना चाह रहा है, हमेशा 90 डिग्री का आपको बनाएगा। ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। अब आगे है
द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से जा रहा है, तो आपको पूछेगा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस जैसे ए पे पूछेगा तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पर पूछेगा बी पे, तो आपका यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर सी पे पूछ रहा है तो सी पे एक सॉरी इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या किसी भी पॉइंट पे आपका पूछेगा डायरेक्शन, तो वहां पर क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे दो फील्ड लाइंस है, ठीक है, एक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रहा है, दूसरा फील्ड लाइन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो दोनों कट कर गया। तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए पे कट कर गया, ठीक है, अब पॉइंट ए पे कट कर गया तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके कारण इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट किधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है। और इस जब इस वाले कर्व पे आप ड्रॉ कर रहे हो, ये आपका कर्व पी है, पी पे ड्रॉ किया तो इधर की ओर आया, ये आपका कर्व क्यू है, इस पे आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट तो इधर की ओर आएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, क्या इधर भी होगा इधर भी होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी कारण से हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो वही आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो टेंजेंट बन रहा है, तो टेंजेंट बन रहा है तो हमारा दो डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही डायरेक्शन होगा, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, जैसे एक पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है, Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, ठीक है, इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर की ओर है, और इसके कारण इधर की ओर है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, और इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए Q2 चार्ज नहीं रहता तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ये पूरा इस तरह चला जाता है। ये Q2 चार्ज नहीं होता तो ये पूरा अपना इस तरह से आगे की ओर ये बढ़ जाता, ठीक है। अब एक Q2 चार्ज आ गया तो इसके कारण यदि आप देखिएगा तो इसको आगे बढ़ाएगा तो इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। लेकिन दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होता है ना कि आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ रहा है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो यहाँ से इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने पास से, ये आकर के इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करके डिफ्लेक्ट हो जाता है। इधर की ओर ये जो जाता रहेगा वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बन जाएगा। मतलब यदि Q2 नहीं रहता तब तो सीधा इस तरह से जाता रहता, इस तरह से जाता रहता। Q2 आ गया तो Q2 के कारण यदि इस तरह से जाता तो दोनों कहीं एक दूसरे पे कट कर जाते, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कट करता नहीं, तो इसके कारण से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। जैसे एक गली में दो शेर तो नहीं रह सकता, फिर क्या करता है, दोनों अलग अलग अपना, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता तो दोनों अपना अलग अलग एरिया चुन लेता, तो वो भी अपना ये पहले इधर जाने का सोच रहा था, लेकिन दूसरा शेर आ गया तो वो अपना एरिया चूज करके वो इधर की ओर मुड़ गया, वो ये भी अपना एरिया डिवाइड करके वो इधर आ गया। मतलब जो था एक तरह से जो दूसरा के आने के कारण उसने अपना पाथ को क्या किया, डिविएट कर लिया, क्या कर दिया, डिविएट कर दिया, ये है। तो वही है, इस तरह से यदि दो चार्ज आ जाता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, डिविएट कर जाता है अपने पाथ से, ठीक है। तो दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज का है तो उसके कारण से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पाथ से क्या होता है, दूर भागता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया, इसको रिपेल कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। यदि यही निगेटिव चार्ज रहता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ टर्मिनेट कर जाता है, ये यहाँ से निकल के टर्मिनेट कर जाता है, इधर से आकर के टर्मिनेट करता है, इधर से आकर के टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो वही है, अब वही है कि उसे लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, और निगेटिव चार्ज है तो फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे देख लीजिए ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, रिपेल्ड हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, रिपेल्ड हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा, मतलब रिपेल हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से रिपेल करता है पॉजिटिव चार्ज। यदि यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहता है तो कुछ इस तरह से आ रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे आकर के अट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। इस तरह से है तो ये इस तरह से आगे बढ़ जाता है, इस तरह से बढ़ जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज के क्रॉस अट्रैक्ट हो जाता है, और यदि सॉरी निगेटिव चार्ज के क्रॉस अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल कर देता है। तो वही फील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज और अट्रैक्ट बाय निगेटिव चार्ज। समझ में आ गया आप लोगों को क्यों कर रहा है। अब देखिए पैरेलल, स्ट्रेट और इक्विस्पेस, जो पैरेलल है आपका पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इक्विस्पेस है मतलब बराबर डिस्टेंस पर है, तो एक इस तरह से है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, वही यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB होगा। इस केस में E इक्वल टू क्या होगा, EB होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह से रहता है कि ये है, तो इस ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्विस्पेस नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो इसका से यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, यहाँ पर डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यहाँ पर देखिएगा तो सब जगह इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब डेंसिटी सब जगह बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें E इक्वल टू EB होगा। यदि इसमें ए पॉइंट ए लिखते हैं आप, ए पॉइंट बी लिखते हैं, इसमें EB क्या हो जाता है, ग्रेटर देन क्या होता है, ये होता है। अब देखिए अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। यदि कोई कंडक्टर है, मेटल का ही है, तो कोई यदि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सरफेस पर ही क्या हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। यदि ये निगेटिव रहेगा तो सरफेस पर ही टर्मिनेट कर जाएगा। पॉजिटिव यदि कंडक्टर को चार्ज दीजिएगा, यदि कोई भी कंडक्टर ही है, सिर्फ ऐसे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा कंडक्टर को, तो सरफेस पर ही टर्मिनेट कर जाएगा, इसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा। आप खुद ही समझ लीजिए कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको आप यदि रख दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो उस पर फोर्स लगेगा इधर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो इधर की ओर मूव करेगा, तो हमारा करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने लगा, तो करंट फ्लो होने लगा तो इसमें हमारा क्या हो गया, फिर करंट फ्लो हो गया, तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक तो रहा नहीं, ये तो फिर हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया। तो इसी कारण से हमारा इसमें जो होता है कंडक्टर में जो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि में रख देंगे, इसके अंदर यदि हम कंडक्टर रख दें तो हमारा इससे इसके बीच से फिर हमारा लाइन क्रॉस नहीं करेगा, इसके बीच से फिर ये हमारा लाइन क्रॉस नहीं करने लगेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होगा सिर्फ यहाँ से निकलेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर में हमारा लाइन नहीं रहेगा। जो लाइन्स रहेगा या इसके सरफेस पे टर्मिनेट करेगा और इस वजह से सरफेस क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ जो कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर का सरफेस है, तो इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा वो हमेशा इसके सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे आपका चार्ज के भी सरफेस पे होता है ना परपेंडिकुलर, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के भी सरफेस पे हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स, ठीक है। लेकिन अंदर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ नियर एंड फार फील्ड का। नियर एंड फार फील्ड का जैसे आपको देखिए इस तरह से ये 2q चार्ज रखा हुआ है, ये आपका -q चार्ज रखा हुआ, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, यहाँ पे टर्मिनेट किया, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, यहाँ से टर्मिनेट किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से जा रहा है, इस तरह से हमारा होना चाहिए, ठीक है। एक Q है तो Q के करंट फिर हमारा रुकिए आपका
ये 2Q है तो इस पे यदि 2 करा तो इससे 4 निकलना चाहिए, तो आपको मैं सही से करता हूँ। हमारा 2 चार्ज दिया हुआ है, एक +2Q है, एक -2Q है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, चार्ज इससे निकलेगा और इस पे क्या होगा हमारा टर्मिनेट करेगा। तो इससे हमारा एक चार्ज और निकल रहा है और इस पे क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। इस पे हमारा चार्ज निकल रहा है और इस पे क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो ये तो यदि Q के लिए 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो 2Q के लिए कितना होगा, 8 होगा। और ये क्या होता है, हम अभी बताया कि ये जो लाइन जॉइनिंग चार्ज जो होता है इन दोनों का, उसके अक्रॉस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है। तो जब आपको इसको जब नजदीक से आप देखिएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा कि +2Q है -Q है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो उसमें 4 नंबर तो इस पे टर्मिनेट कर गया, और जो बाकी जो फोर्स जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। जब हम बहुत दूर से जा रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो नजदीक से देखा, जब हम बहुत दूर से देख रहे हैं तो हमें पूरा एक सिस्टम की तरह दिखेगा। ये क्या दिखेगा आपको, पूरा एक सिस्टम की तरह दिखेगा। ठीक है, एक पूरा सिस्टम की तरह दिखेगा। तो पूरा सिस्टम की एक दिखेगा, तो इसमें नेट चार्ज आपका क्या है, नेट चार्ज क्या, 2Q - Q इक्वल टू कितना है, Q है। मतलब ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है। प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स होना चाहिए वो ये रेडियली किधर होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, और हमारा सिमेट्रिक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड्स होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो क्या दूर से देखेगा तो सिर्फ इधर इधर ही हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अभी आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा क्या दिखा रहा है, +Q के कारण सिर्फ इधर 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 और इधर, इस सिर्फ इसी डायरेक्शन में हमारा दिख रहा है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, इसके क्रॉस सिमेट्रिक तो नहीं है। पूरा ये सिर्फ +Q चार्ज है, तो इसके क्रॉस सिमेट्रिक कब हुआ, जब हमारा ये चारों डायरेक्शन में बराबर निकले। तो क्या हो जाता है ना कि जब हम दूर से देखते हैं तो हमारा इस तरह से हमारा चारों साइड में निकलना चाहिए, ऑल डायरेक्शन में। तो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरह से निकल के हमारा इस तरह से आ जाता है, इस तरह से ये हमारा निकलता है। तो अब देखिए अब क्या हो गया है, अब इसको कोई एक सिस्टम दूर से देखेगा तो हमारा ये हो गया कि हमारा ये सिमेट्रिक हो गया। अभी चारों डायरेक्शन में निकल रहा है, कोई दूर से देख रहा है इसको फार से, तो ये हमारा एक सिस्टम है जिसके पे चार्ज कितना है, अब ये दूर से देख रहा है तो एक चार्ज Q है, इस पे किधर से निकल रहा है, इधर से निकल, हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शन में है ना, लाइन ऑफ जॉइनिंग चार्ज के इसके सिमेट्रिक है ऑल डायरेक्शन से। तो वही है कि जब इस तरह का आपका दिया हुआ रहेगा कोई भी सिस्टम, तो पहले फार चले जाइए, मतलब बहुत दूर से देखिए, इसको एक सिस्टम बना लीजिए। सिस्टम बनाने के बाद देखिए कि आपका ये क्या है, नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज आपका क्या है, 2Q - Q है, +Q है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो सिमेट्रिक होगा, मतलब सभी डायरेक्शन में निकलेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, तो सभी डायरेक्शन में निकलना चाहिए। अब आप नियर फील्ड में आ जाइए। नियर फील्ड में क्या है आपका, कि आप देख रहे हैं एक 2Q और एक -Q है, तो Q पे -Q पे आके इसका ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टर्मिनेट किया, बाकी 4 रेडियली आउटवर्ड आ रहा। तो ये बाकी ये जो दोनों है, ये भी क्या बताया था आपको, कोई जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये इस वाले लाइन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट किया और यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और ये इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले फार फील्ड से देख लीजिए क्या आएगा, उसका कंक्लूजन निकाल लीजिए किस तरह का रहेगा। उसके बाद नियर फील्ड में हम आके देखिए कि इस तरह से, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को इस तरह से हम बना देंगे। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से मैंने सोल्व किया है। आइए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या आपका दिया हुआ कि एक सिलिंड्रिकल सेल है जिसका अपर और लोअर पोर्शन में दोनों में पॉजिटिव चार्ज, एक में पॉजिटिव दिया हुआ एक में निगेटिव दिया हुआ, लेकिन दोनों में क्या है, इक्वल चार्ज है। तो इसको क्या किया गया कि एक सिलेंडर है, इस तरह का सिलेंडर है, उसमें अपर पोर्शन में क्या दिया हुआ, ये सर्किल है, इसका एक पोर्शन बनाया मैंने, और इसके निचले उसके पोर्शन में क्या दिया हुआ, निगेटिव चार्ज दिया होता है। अब इसको दूर से देखिएगा फार से, तो जब दूर बहुत ज्यादा दूर से देखिएगा तो क्यू नेट इसमें क्या है, ये बताइए। क्यू नेट एक सिस्टम की तरह क्यू नेट क्या है, 0 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस आना चाहिए बाहर में वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए इसमें बाहर किसमें नहीं निकल रहा, इसमें बाहर निकल रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें से भी ये बाहर जा रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें से ये बाहर निकल रहा है तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसमें हमारा सिर्फ क्या है, ये देखिए यहीं से निकल के यहीं टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ से निकल के यहीं टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ से निकल के टर्मिनेट कर रहा है,
ये भी आपस में निकल के टर्मिनेट करा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ये होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो पता नहीं चले आपको तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप सिस्टम से बहुत दूर चले जाइए। उसके बाद देखिए उसमें क्यू नेट कितना है, क्यू नेट निकाल लीजिए। क्यू नेट देख रहे हैं यहाँ पर जीरो है, तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर निकलेगा वो क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए। तो किसमें जीरो निकल रहा था, इसमें भी नहीं निकल रहा है, इसमें भी नहीं निकल रहा है, इसमें भी जीरो नहीं निकल रहा, सिर्फ इसी में है कि जो आपस में टर्मिनेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब ये देखिए, 3 पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, हमेशा रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा। आप यदि इसको बहुत दूर से भी देखेंगे, फार साइड से भी जाके देखेंगे तो क्यू नेट हमारा क्या आ रहा है, 3Q आ रहा है, मतलब कि हमेशा आउटवर्ड आना चाहिए। तो आउटवर्ड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें आउटवर्ड निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ये तो क्या बना दिया पता नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी इस तरह का आउटवर्ड कुछ नहीं है, यहीं पर सारा टर्मिनेट कर रहा है, जबकि सारा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज तो है नहीं। तो टर्मिनेट कैसे करेगा, तो ये भी नहीं हो गया। अब देखिए इसमें से देखिए, ये देखिए किस तरह का है। और आपको बताया था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज है, तो इसका जो सेंटर पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, मतलब अंदर में कोई भी लाइंस नहीं रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर भी अंदर में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं, सर्किल बना रहा है। तो एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारा क्लोज लूप बनाता ही नहीं है, तो ये भी हमारा ऐसे ही गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की ओर निकल रहा है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड है। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करता है, रिपेल करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिपेल करके सारा इसमें आ रहा क्या आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको देखिए इसमें फार साइड जाके आपका क्या कितने इसमें ऑप्शन आपके छट गए थे, एक तो ए छट गया था और एक ए छट गया था, क्योंकि क्या फार साइड होने का हमारा नेट चार्ज कितना था, 3Q, मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की ओर निकलना चाहिए, रेडियली आउटपुट होना चाहिए। तो इसमें भी रेडियली आउटपुट नहीं निकल रहा था, इसमें भी रेडियली आउटपुट नहीं निकला। ये दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही छट गए। अब आप नियर में आ जाएगा, नियर में आ जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि ये क्लोज लूप बना रहा था, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्लोज लूप बनाता, नहीं बनाता, तो वो ऐसे ही कट गया, ये भी हट मतलब ये भी कैंसिल हो गया। और अब ये भी बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि जब हमारा किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 इक्वल चार्ज रखा जाता है तो सर्किल के सेंटर, ये ट्रायंगल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, मतलब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं। एक तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर बना दिया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, होता भी है तो इसने सर्कुलर बना दिया, तो कभी क्लोज लूप तो बनाता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो सिर्फ इसमें क्या हो गया, सी होगा। और सी में भी क्यों होगा, इस तरह से देख ली, क्योंकि इसी में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, बाहर की ओर आउटवर्ड आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ 2 चार्ज Q1 और Q2 फिक्स्ड एट 2 डिफरेंट पॉइंट, Q1 है और Q2 है, ठीक है, ठीक है, एक्सिस पे दिया हुआ है। तो इसमें से आपको पता करना है Q1 Q2 में कौन ज्यादा होगा। तो आपको अभी बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के होता है ना। तब देखिए Q1 पे कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, Q1 पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, Q1 पे 13 है। और Q2 पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Q2 पे कितना है, 9 है, Q2 पे क्या है, 9 है। तो Q1 पे हमारा ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, तो मॉड ऑफ Q1 क्या होगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा किससे, मॉड ऑफ Q2 से, समझ गए। अब देखिए ये तो पता चल गया। अब Q1 से क्या कर रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब आउटवर्ड की ओर जा रहा है, तो Q1 क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि Q1 से हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, निकल रहा है। और Q2 पे हमारा क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, मतलब इस पे आके खत्म हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो Q2 हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, Q2 हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो, तो अब इसको इस तरह से देख लीजिए, ये आपका Q1 है,
ये Q2 है, Q1 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे आप रख लीजिए +13 कूलम का है, और Q2 निगेटिव है, यहाँ पे -9 कूलम का है, ठीक है। तो किधर की ओर पूछ रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया था इक्विलिब्रियम के केस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कि हमारा Q2 कहाँ 0 होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बताया था आपको कि जिधर का सबसे पहले देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर अपोजिट रहेगा उधर ही हमारा 0 होगा। तो इधर देख लीजिए, इधर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है Q2 के कारण इधर की ओर होगा E2, और Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की ओर। तो इधर हमारा अपोजिट हो रहा है, मतलब इधर हो सकता है 0 या इधर हो सकता है 0। तो हम देखते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है कम होता है उसके पास हम पॉइंट लेते हैं। तो इधर की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन 0 है, तो मतलब कहीं इधर जिसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके नज़दीक में हमारा क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा, उधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इधर Q2 के नज़दीक में इधर आ रहा है, मतलब Q2 के राइट साइड में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ये आप समझ गए ना, ये आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इधर यदि Q1 है जो कि कितना है, +13 कूलम का, माना है हमने, एक Q2 है, एक कितना है, -9 कूलम का है। तो इधर की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है, और इधर की ओर इधर इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के भी होता है, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, डिस्टेंस के, स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जिधर की ओर हमारा चार्ज कम रहेगा उसके पास रहेगा वो, तो अपना हमारा जो इसका जो इफेक्ट होगा उसको कम कर पाएगा। यदि आप इधर ले लीजिएगा तो Q2 उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं कर पाएगा कि इसको कैंसिल कर पाए, इसलिए हमारा जो पॉइंट होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर पाए इसके कारण, वो Q2 के पास होगा। जहां पर चार्ज कम रहता है उसके पास में वो पॉइंट रहता है, मतलब Q2 के पास होना चाहिए वो पॉइंट, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर पाएगा, 0 कर पाएगा। तो Q2 के पास कौन सा है हमारा, Q2 के पास यहाँ राइट साइड में हमारा कोई पॉइंट होगा, तो वहीं एट ए फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ Q2, मतलब Q2 के राइट हो गया, मतलब इधर कहीं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आपका ऑप्शन एक क्या होगा, डी सही हो गया, और एक ऑप्शन और कौन सा आपका सही हो गया, ए सही हो गया। आपको ये समझ में आई होप आ गया होगा कि Q1 Q2 को तो कौन बड़ा हुआ, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स हो गया, और कहाँ पर 0 होगा तो वो आपको इस तरह से समझना था कि जिधर की ओर हमारा यहाँ पर 13 कूलम का है और इधर की ओर 9 कूलम, -9 कूलम। सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि जहाँ जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 0 होगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो एक तो इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, और इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें देखिए ये Q2 है, आपका Q1 है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की ओर होता है और निगेटिव चार्ज के कारण भी इसमें इधर के होता है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। इसके कारण देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इसके कारण इधर की ओर रहेगा, और ये निगेटिव है इसके कारण इधर की ओर रहेगा, तो इसमें भी अपोजिट आ रहा है। और इसमें भी निगेटिव चार्ज के कारण इधर, पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें हमारा अपोजिट आ रहा है। तो या तो इधर हो सकता था या इधर हो सकता है। आप देखिए चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड कम है तो ये इधर में इतना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट ही नहीं कर पाएगा कि इसको कम कर पाएगा। ये जो 9 कूलम वाला जो चार्ज है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक बहुत ही कम इधर की ओर वो जनरेट कर पाएगा कि इसको वो क्या करे, कैंसिल कर पाए। तो इधर होगा नहीं, तो वो इधर ही जनरेट कर पाएगा, इधर ही वो कर पाएगा कि जो 13 कूलम मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, तो इसके कारण इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो 9 कूलम वाला जो होगा उसको एक कंपनसेट कर पाएगा, उसको कैंसिल कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा जो होगा, कभी भी आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पूछे कहीं भी नेट फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो हमेशा जो कम चार्ज वाला होता है उसके पास ही वो पॉइंट आता है, तो इसलिए वो 9 कूलम के पास ही आएगा। तो इधर आएगा 9 कूलम के पास, तो 9 कूलम के राइट साइड में इस रीजन में, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए आपका एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक मेटल कंडक्टर है, ठीक है, एक मेटल कंडक्टर है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दिया गया, ठीक है। तो उसको इस तरह से उसने रिप्रेजेंट किया, एक ये है, एक दूसरा ये बताया, तीसरा जो है इस तरह से निकला, ये 1 है, ये 2 है और 3 है, ठीक है। ये क्या है, मेटल है, मेटल कंडक्टर है। तो कौन जो है इसमें से पूछ रहा है कि आपको सही से दिखाया गया है, कौन सा डायग्राम इसमें सही है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो कंडक्टर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं करेगा, कंडक्टर के अंदर 0 होगा, तो इसलिए सिर्फ ये 3 वाला जो है हमारा थर्ड है वो सही है।
क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, 0 होता है, तो कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नहीं, तो इसलिए ये 3 वाला जो डायग्राम जो दिखाया गया वो क्या सही है। बाकी समय देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्रॉस करा दिया, तो ये तो हमारा गलत है, कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको जेई में इसी तरह का आपका जो आज भी जितना भी सोल्व करवाया मैं सारा क्वेश्चन किसके थे, IIT जेई के थे। तो आप देखे होंगे कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो पहले से बताए थे उससे आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी तरह से आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका मैं जेई के जो क्वेश्चंस होंगे, नीट के जो क्वेश्चंस होंगे, इस तरह से मैं क्लास में सोल्व करवा दूंगा। और जब हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी मैं स्पेशली सारे पहले एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवाऊंगा, फिर जेई के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस एक एक करके मैं सोल्व करवाऊंगा। तो आप फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को फिर से बताऊंगा। और कुछ और क्वेश्चंस आप बना रहे हो, आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, वहां से कोई किसी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है बच्चों, एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ये कोरोना टाइम है तो ज़्यादा बाहर मत निकलिए, घर से ही अच्छे से पढ़िए, पूरा मन लगा के पढ़िए। यही जो होता है 1 साल जो होता है IIT जेई निकालने के लिए, एक बार IIT निकाल लीजिए, फिर लाइफ क्या है झिंगा लाला है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।